तो कैसे हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और ये तो आप सभी जानते हैं कि दिवाली का पावन अवसर आ चुका है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस त्योहार को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। साथियों, वैसे तो दिवाली का त्योहार खुशियां लाने वाला और बहुत ही पवित्र त्योहार है। कहा जाता है कि इसी दिन हमारे घरों में लक्ष्मी का आगमन होता है और हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। भले ही आपको वो चीजें मजाक लगे या शायद आपको लगे कि मैं ऐसे झूठ मूठ में आपको स्टोरी सुना रहा हूं, लेकिन अगर आप किसी जानकार व्यक्ति से पूछेंगे या गांव के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी दिवाली की रात को बहुत से तांत्रिक भयानक साधना करते हैं। इस रात को जादू टोना करने वाले अपने टोने टोटकों का प्रभाव बढ़ाने के लिए खास तंत्र सामग्री का प्रयोग करते हैं। नींबू, काले धागे, रक्त, भूतिया तेल और राख जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है। यह मान्यता है कि अमावस की इस रात में तंत्र शक्तियां अपने सबसे प्रबल रूप में होती हैं और अगर कोई साधक इस समय इन शक्तियों को काबू में कर ले तो उसे अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस रात को साधारण लोग इन तांत्रिकों की राह में न आएं, क्योंकि उनकी साधना के दौरान अनजाने में बाधा डालने से भयानक श्राप या भूत प्रेत का साया पीछे लग सकता है। कुछ तांत्रिक और साधक इसे काली मां की पूजा और शक्ति सिद्धि का समय मानते हैं। इस रात को काली मां की विशेष पूजा, तंत्र अनुष्ठानों और साधना से यह साधक ऐसे कर्म करते हैं जिनसे उन्हें मनचाही शक्तियां, समृद्धि और कभी-कभी बुरे इरादों के लिए शक्ति प्राप्त हो जाती है। साधकों की माने तो इस रात को जागरण से कुछ ऐसे अलौकिक दरवाजे खुलते हैं जिनसे आत्माओं और अन्य ऊपरी शक्तियों का सीधा संपर्क संभव हो जाता है। श्मशान घाटों पर और जंगलों के सन्नाटे में छुपकर ये साधक मंत्रोच्चारण और बलिदान से शक्तियों को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। यहाँ अघोरी साधक अमावस की रात में शव साधना करते हैं, एक खतरनाक और कठिन साधना जिसमें मुर्दों की आत्माओं को जागृत किया जाता है और उन्हें आदेश देने का प्रयास किया जाता है। अगर किसी ने इस रात गलती से भी किसी तांत्रिक के अनुष्ठान में बाधा डाल दी या गलती से वहां चला गया तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। अब मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ये चीजें मजाक लग रही होंगी और कुछ लोग तो रास्तों में और चौराहे पर मिलने वाले जादू टोने टोटको ऐसे ही अपने पैरों से लात भी मार देते हैं। तो ऐसे ही एक इंसान था जिसके साथ आज से लगभग 4-5 साल पहले दीपावली की रात को एक बहुत ही भयानक घटना होती है। दरअसल वो भी इन जादू टोनों को मजाक मानता था और वो एक ट्रक ड्राइवर था। तो किसी कारण की वजह से वो रात को ट्रक लेकर जाता है और उस दिन दिवाली की रात थी और उसे रास्ते में एक जादू टोना मिल जाता है और वो उसे अपने पैरों से लात मार देता है। लेकिन उसके बाद जो घटना घटित होती है वो वाकई में बहुत ज्यादा दर्दनाक और भयानक थी। तो उन्हीं ट्रक ड्राइवर ने हमारे साथ ये स्टोरी भी शेयर की है। तो मुझे लगा कि दिवाली का सही वक्त है और आप लोगों को इस बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। तो स्टोरी शुरू करें। उससे पहले अगर आप लॉयल फैमिली मेंबर नहीं बने हैं तो भाई किसका वेट कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर जाना। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या, जहां पूरे भारत में दीपावली जैसा शुभ पर्व मनाया जा रहा था। सब लोग अपने घर परिवार, रिश्तेदारों के साथ दीपावली की खुशियां मना रहे थे, घरों को सजा रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे और पटाखे जला रहे थे। उसी समय वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पर, जो एक ओर जंगल से और दूसरी ओर खेतों से घिरा हुआ था, वहां पर दो व्यक्ति हाथ में थैला लिए सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ जाते हैं। दोनों व्यक्तियों ने सफेद कुर्ता पाजामा पहन रखा था, माथे पर गहरे लाल रंग का तिलक भी था। उन्होंने थैले से 5 छोटे मटके निकाले। उन 5 मटके के ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। उस आदमी ने उन 5 मटकों को सड़क के बिल्कुल बीचों बीच रख दिया। कुछ देर बाद वो दोनों आदमी वहां से चले गए। वही एक और पवन, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, वह अपने साथी के साथ अपने घर लौट रहा था। पवन जौनपुर का रहने वाला था।
उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे अभी काफी छोटे थे। पवन की शादी को अभी केवल 5 साल ही हुए थे। उसके पिताजी गांव में ही एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। वैसे तो पवन इस बार भी दिवाली अपने परिवार के साथ ही मानने वाला था, लेकिन अचानक उसे उसके मालिक का फोन आया कि उसे माल को झारखंड तक पहुंचाना है, जिस वजह से उसे दिवाली की सुबह ही अपने घर से जाना निकलना पड़ा। पवन के साथ इसका एक जान पहचान का लड़का दीपू रहता था। दीपू 21 साल का लड़का था। वह इस लाइन में अभी नया नया ही था और ट्रक चलाना सीख रहा था। पवन की मुलाकात दीपू से सड़क किनारे झुग्गियों में रहने वाले लोगों के द्वारा हुई थी। दीपू भी उन्हें झुग्गियों में रहा करता था, लेकिन जब से वह पवन से मिला था तो पवन उसे अधिकतर अपने साथ ही रखता था, क्योंकि पवन का कोई नहीं था। दीपू भी पवन का साथ पाकर खुश था। पवन दिवाली की सुबह अपने परिवार से विदा लेता है। पवन की पत्नी और पूरे परिवार का चेहरा मुरझाया हुआ था, क्योंकि त्योहार की खुशी तो अपनों के साथ मनाने में ही होती है। स्विंगाल और यहाँ उल्टा पवन त्योहार वाले दिन ही काम पर जा रहा था। हालांकि उसके घर वालों ने उसे कई बार यह समझाया था कि ड्राइवर का काम छोड़ दे, अब बाल बच्चे हो गए हैं, थोड़ा उन्हें भी समय दे, क्योंकि ड्राइवरी के काम में उसे कई कई दिन बाहर ही रहना पड़ता था। लेकिन पवन बस पैसे कमाने में लगा हुआ था। पवन की पत्नी मोनिका उसे दोपहर का खाना बांध कर दे देती है और पवन दीपू के साथ झारखंड जाने के लिए निकल जाता है। ये लोग जौनपुर से निकलकर लगभग 4 घंटे चले होंगे। फिर वहां एक जगह ट्रक रोककर इन्होंने अपना घर से लाया हुआ खाना खाया। उसके बाद फिर आगे बढ़े। धीरे धीरे शाम हो रही थी और चारों तरफ से रोशनियां जगमगाने लगी थी। पवन को भी अपने घर की याद आने लगी थी। अब तो पवन के मन में भी एक ख्याल आ रहा था कि काश वो ड्राइवरी का काम छोड़ ही देता। चारों तरफ से पटाखों के जलने की आवाज आ रही थी। दीपू पवन से कहता है, भैया आज और घर रुक जाते तो अच्छा रहता। पवन कहता है, अरे ये बात ठेकेदार कहाँ समझता है, उसे तो बस अपने काम से मतलब है, वरना पैसे देने में देरी करता है या काट लेता है। अब हम मेहनत करेंगे तभी तो हमारे बच्चे चैन सुकून से खुशियां मना पाएंगे। दीपू कहता है, ये बात तो है भैया। ये लोग बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। उस समय ट्रक दीपू चला रहा था, क्योंकि वह अभी सीख ही रहा था, इसीलिए उसकी स्पीड थोड़ी कम थी। जितनी देर दीपू ने ट्रक चलाया था तब तक पवन ने नींद की एक झपकी ले ली थी। जब दीपू थक गया तो उसने पवन को उठाया और कहा, भैया अब आप ट्रक चला लो। पवन ने घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज रहे थे। वह बोला, चल ठीक है, तू आराम कर, मैं चलाता हूं। दीपू बराबर वाली सीट पर ही आंखें बंद करके बैठ गया। पवन तेज स्पीड से ट्रक चला रहा था। ये लोग वाराणसी शक्तिनगर हाईवे के आसपास पहुंच चुके थे। वहां आसपास जंगल का इलाका था और एक तरफ खेत भी था। शायद आसपास कोई गांव होगा। इस तरह के जंगली इलाके में पवन ट्रक काफी तेजी से चलाता था, क्योंकि आसपास डाकुओं का डर रहता था। इस समय भी वह एक जंगली इलाके से गुजर रहा था। उसके ट्रक की स्पीड अच्छी खासी थी कि तभी उसे दूर से जमीन पर कुछ रखा हुआ दिखता है, जिसके कारण पवन अपने ट्रक की स्पीड को हल्का करता है और फिर धीरे धीरे रोकता है। उसके सामने सड़क पर 5 मटके इस तरह रखे हुए थे कि उन्होंने पूरी सड़क को घेर रखा था। पवन का ट्रक उन मटकों से केवल 3 या 4 कदम की दूरी पर ही रुका था। दीपू बेखबर सो रहा था। पवन सोचता है कि सड़क पर मटके किसने रख दिए हैं। तभी उसे ध्यान आता है कि हाँ, दीपावली की रात अमावस्या की रात होती है। आज की रात काफी सारे तांत्रिक तंत्र मंत्र भी करते हैं। शायद ये उन्हीं में से किसी का काम होगा। पवन, जो कि इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता था, वह कहता है, पता नहीं लोगों को ये सब करके क्या मिलता है। कभी चौराहे पर टोने टोटके मिलते थे और अब तो रास्तों पर भी मिलने लगे। पवन अपना ट्रक उन मटकों पर चढ़ाने की सोचता है और दोबारा ट्रक स्टार्ट करता है, लेकिन ट्रक उस मटके पर नहीं चढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के पहियों को रोक लिया गया है। पवन नीचे उतरता है और उनमें से एक मटके को लात मारता है, लेकिन वह मटका टस से मस नहीं होता। देखने में वो मटका बहुत छोटा था, लेकिन पता नहीं
उसके अंदर ऐसा क्या था जिससे वह मटका हिला तक नहीं। तभी ट्रक में रखा पवन का फोन बजने लगता है। दीपू फोन उठा लेता है क्योंकि फोन पवन की पत्नी मोनिका का था। दीपू मोनिका से बात कर रहा था और पवन वहां उन मटकों को हटाने की कोशिश कर रहा था। जब पवन उस मटके को अपने पैर से नहीं हटा पाता तो वह अपने दोनों हाथ से उठाकर उस मटके को हटाने की कोशिश करता है और अंत में वह मटका उठाकर साइड में रख भी देता है। इसके बाद वह दूसरा मटका उठाता है और गुस्से में सड़क के किनारे फेंक देता है, जिससे वह मटका फूट जाता है। उस मटके के अंदर से बहुत सारे कनेर के फूल बिखर गए थे। इसी तरह वह तीसरा मटका उठाकर फेंक देता है। जैसे ही वह उस मटके को फेंकता है, वह मटका भी टूट जाता है और उसमें से चावल के लाल दाने बिखर जाते हैं। इतने में ही दीपू भी ट्रक से नीचे उतरता है और पवन के पास आकर उसे फोन देता है। लो भैया, भाभी का फोन है। पवन फोन लेकर मोनिका से बात करने लगता है। दीपू देखता है कि ये मटके कैसे रखे हैं। पवन के फोन रखने के बाद दीपू पवन से पूछता है, अरे भैया, ये मटके कैसे रखे हैं? पवन कहता है, अरे यार कुछ नहीं, आज दिवाली की रात है ना, कुछ लोग आज के दिन जादू टोना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता वो लोग ऐसा करते ही क्यों हैं। इन सब से कुछ होता तो है नहीं, बेकार में बस रास्ता रोकने वाली बात है। इतना कहकर पवन फोन को अपनी जेब में रखता है और दीपू एक मटका उठाकर साइड में फेंक देता है। जब वह उस मटके को फेंकता है तो उसमें से बहुत सारा खून रिसने लगता है, जिसमें से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। उस खून के साथ बहुत सारी कीलें भी थीं। यह दृश्य देखकर दीपू घबराकर कहता है, अरे भैया, ये क्या है? पवन कहता है, कुछ नहीं, तू टेंशन मत ले। फिर पवन गुस्से में मटके से निकली सामग्री को पैर से बिखरने लगता है। दीपू तो घबरा चुका था। वो घबराते हुए कहता है, अरे अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? मत छुओ इसे। पवन कहता है, और क्या करूं, पता नहीं किसने यहां सजा के रख दिया। अच्छे खासे भारी मटके हैं और वो देख, उसके अंदर तो कीले हैं। अगर हम अपना ट्रक इन मटकों पर चढ़ा देते तो हमारा ट्रक भी पंचर हो जाता। दीपू कहता है, चलो अब खत्म करो, वो बस एक ही बचा मटका है, साइड से अपना ट्रक निकाल लो। पवन दीपू की इस बात पर हंसता हुआ ट्रक में बैठ जाता है। दीपू भी जाते जाते उस अकेले मटके को देखने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मटका हिल रहा है, लेकिन दीपू उस पर ज्यादा गौर नहीं करता। वह वापस ट्रक में बैठ जाता है। ये लोग अपना ट्रक साइड से निकालते हैं। तभी दीपू को साइड मिरर में एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है, जिसने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था और उसके माथे पर तिलक था। दीपू के मन में अचानक यही ख्याल आया कि ये कोई तांत्रिक ही होगा। ये लोग सीधे चले जा रहे थे कि तभी इनका ट्रक अपने आप रुक गया। दीपू ने पूछा, क्या हुआ भैया? पवन ट्रक को दोबारा स्टार्ट करते हुए बोला, पता नहीं क्या हुआ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, आज अचानक ट्रक को क्या हो गया। पवन ट्रक चेक करने के लिए नीचे उतरता है तो ट्रक के पीछे वाले पहिए में पंचर हो गया था। पवन गुस्सा करते हुए कहता है, अबे यार, अब ये क्या मुसीबत है। पवन दीपू से आकर कहता है, टायर में पंचर हो गया है, बदलना पड़ेगा। दीपू कहता है, इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, काफी भारी टायर है। पवन कहता है, अब करना तो पड़ेगा ही, यहां आसपास तो कोई दिखता नजर नहीं आ रहा। इसके बाद पवन और दीपू औजार निकालकर पहिए को बदलने लगते हैं। तभी इन्हें ऐसी आवाज आती है जैसे बिजली कड़कड़ा रही है। दीपू और पवन आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान बिल्कुल साफ था। दीपू कहता है, भैया ये कैसी आवाज थी? पवन कहता है, पता नहीं, बिजली जैसी थी, आसमान तो साफ है। ये लोग टायर बदल ही रहे थे कि तभी इनका ट्रक अपने आप स्टार्ट हो जाता है। यह देखकर दीपू और पवन एकदम पीछे हटते हैं। पवन हैरानी से कहता है, अरे चाबी तो मेरे पास है। दीपू भागकर ट्रक के आगे खड़ा होता है। ट्रक में कोई भी नहीं था। पवन भी ट्रक के सामने जाता है तो ट्रक अपने आप हॉर्न बजा रहा था। पवन कहता है, अरे ट्रक में क्या गड़बड़ हो गई है? दीपू, तू बचा हुआ सामान उठा कर ला, मैं देखता हूं क्या परेशानी आई है। पवन जल्दी से ट्रक में चढ़ता है। चढ़ते ही पवन के हैरानी की हद नहीं रहती,
क्योंकि हैंड ब्रेक अपने आप आगे पीछे हो रहा था। जब उसकी नजर डैशबोर्ड पर जाती है तो वहां खून पड़ा हुआ था। पवन ट्रक के अंदर से ही चीखता है, दीपू, यहां कुछ गड़बड़ है। तभी बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगती है। हवा इतनी तेज थी कि पवन और दीपू के शरीर में झुरझुरी दौड़ पड़ी। दीपू भागता हुआ पवन के पीछे खड़ा हो जाता है। वह कहता है, क्या हुआ भैया, क्या बात है? पवन जल्दी से नीचे उतरता है और कहता है, पता नहीं क्या हुआ, ट्रक में सारी चीज अपने आप चल रही है। दीपू कहता है, क्या भूत आ गया क्या? पवन ने कहा, पता नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, तू ट्रक में बैठ। दीपू डरते हुए कहता है, लेकिन भैया। पवन कहता है, अरे हो सकता है ये जगह ही सही न हो। दीपू ये सुनकर जल्दी से ट्रक में चढ़ गया। पवन ने ट्रक का जिम्मा अपने ऊपर लिया, लेकिन वो ट्रक पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब वो हैंड ब्रेक पकड़े तो स्टीयरिंग अपने आप चले, और जब स्टीयरिंग संभाले तो हेडलाइट जलने बुझने लगे। पवन को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक ट्रक में क्या खराबी आ गई। पवन समझने की कोशिश कर रहा था, तभी हवा में उड़ता हुआ एक लाल कपड़ा आकर इनके ट्रक के सामने वाले शीशे पर गिरता है, जिससे इन्हें आगे का दिखना बंद हो जाता है। ट्रक कभी आगे बढ़ता तो कभी पीछे। ट्रक ठीक से चल ही नहीं रहा था। बेचारा पवन बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वह लाल कपड़ा अपने आप ही खिसकता हुआ जमीन पर गिर जाता है। पवन और दीपू को अब पसीना आने लगा था, जबकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी। काफी कोशिशें के बाद पवन ट्रक को ठीक से चलाने लगता है। जब वह देखता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है तो वह तेज स्पीड से ट्रक चलाने लगता है। लेकिन वे लोग उस समय डर जाते हैं जब वे एक दो राह पर पहुंचते हैं। उनमें से एक रास्ता हाईवे पर सीधा जाता था और एक रास्ता सुनसान रास्ते की ओर जाता था। पवन और दीपू उस सुनसान रास्ते से वाकिफ नहीं थे और इनका ट्रक अपने आप ही उस सुनसान रास्ते की ओर बढ़ जाता है। पवन हैरानी से कहता है, देखो ये क्या हो गया? दीपू कहता है, क्या हुआ भैया? पवन कहता है, मुझे ट्रक उधर लेकर जाना था, पता नहीं ये इधर कैसे आ गया। दीपू डरते हुए कहता है, क्या भैया, क्यों डरा रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? इसके बाद पवन स्टीयरिंग से अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, देख मैं सच कह रहा हूं, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है। सच में ट्रक अपने आप चल रहा था। पवन एक नजर अपने ट्रक के अंदर देखता और एक नजर सामने की ओर देखता। तभी अचानक इन्हें सामने एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। उसका रंग पूरी तरह से काला था। अंधेरी रात में उसका शरीर काला ही नजर आ रहा था। उसका शरीर सामान्य से ज्यादा बड़ा था, जैसे वह कोई राक्षस हो। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। नंगे पैर वह आदमी धीरे धीरे खिसकता हुआ इनके ट्रक के सामने ही आ रहा था। पवन अपने ट्रक को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। जब पवन और दीपू को लगता है कि वह ट्रक पर काबू नहीं पा सकते और उनके ट्रक की वजह से वह आदमी कुचल सकता है, तो ये दोनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हट जाओ, सामने से हट जाओ। लेकिन जैसे उस आदमी को आवाज ही नहीं आ रही थी, वह हल्के हल्के घसीटता हुआ और आगे की तरफ आ रहा था। ट्रक उस आदमी के बिल्कुल करीब आ चुका था। पवन और दीपू ने एकदम अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। वे अपने ट्रक से किसी को कुचलता हुआ नहीं देख सकते थे। वह आदमी अचानक वहां से गायब हो गया और इनका ट्रक अपने आप ही रोड की साइड में बनी एक ढलान पर चला गया और देखते ही देखते ट्रक लड़खड़ाता हुआ टेढ़ा गिर गया था। ट्रक एक ढलान पर ही गिरा था, जिस वजह से पवन और दीपू को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन हाँ, ये लोग फंस जरूर गए थे। दीपू का शरीर थोड़ा दब गया था, लेकिन पवन अपनी अपनी जगह सही था। दबने के कारण दीपू बेहोशी की हालत में जा रहा था। पवन दीपू को बेहोशी की हालत में जाने से रोकता है और बड़ी मुश्किल से खुद भी बाहर निकलता है। पवन दीपू को भी बाहर निकलता है। दीपू के सिर पर और कंधे पर चोट लगी थी और लगातार खून भी रिस रहा था। फिर पवन बड़ी मुश्किल से ट्रक में से ही अपना गमछा निकालता है और उसके दो हिस्से करके दीपू की चोट पर बांध देता है। ये ऐसी जगह पर थे जहां आसपास कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन दूर एक गांव में जलती हुई रोशनी दिख रही थी। आसपास मिट्टी और थोड़े बहुत झाड़ झांकुड़ थे।
पवन दीपू का हाथ पकड़े खड़ा था। तभी पवन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर का बाल नोचा। पवन ने तुरंत अपना सिर पकड़ा और पीछे पलट कर देखा। पवन घबरा गया और बोला, कौन है यहाँ? चारों तरफ अंधेरा ही था। टॉर्च भी ट्रक में कहीं गुम हो गई थी। पवन ने सोचा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मुझे उस रोशनी की तरफ चलना चाहिए। इसीलिए वह दीपू का हाथ पकड़कर रोशनी की तरफ चलने लगा। जब ये लोग चल रहे थे तो इन्हें जमीन के अंदर से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे जमीन के अंदर कोई गाड़ी चल रही हो। दीपू कहता है, भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? पवन कहता है, पता नहीं, मुझे धरती कांपती हुई दिख रही है। ये लोग वहां से जल्दी जल्दी चल रहे थे कि तभी जमीन के अंदर से ब्लास्ट होने लगे। ये लोग जितना कदम आगे बढ़ा रहे थे उनके पीछे ब्लास्ट होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जहां जहां ये कदम रख रहे हैं वहीं पर ब्लास्ट हो रहे हैं। भगवान बेहतर जाने वो क्या था, लेकिन इन लोगों ने चलना नहीं छोड़ा। पवन डर के मारे कहता है, यहां जमीन के अंदर किसने पटाखे छुपा दिए जो लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। दीपू और पवन अब भागने लगे थे। जितना तेजी से ये दोनों भाग रहे थे, ब्लास्ट भी उतनी तेजी से हो रहे थे। अचानक ये उसी आदमी से टकराते हैं जो इन्हें कुछ देर पहले सड़क पर दिखा था। पवन और दीपू ने जब उस आदमी को करीब से देखा तो बुरी तरह चीख पड़े, भूत, भागो! पवन और दीपू ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया था और अलग अलग दिशा में भागने लगे थे। तभी उनके कानों में किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगी। वह आवाज सुनकर आज पहली बार पवन को डर लगने लगा। वह सोचने लगा कि आज अमावस की रात है। लोग कहते हैं कि आज की रात तंत्र मंत्र की रात होती है, ऊपर से दिवाली है। आज बहुत से तांत्रिक अपनी तंत्र साधना करते हैं। ना चाहते हुए भी उसके मन में भूत प्रेत जैसे बुरे ख्याल आने लगे थे। पवन और दीपू उधर उधर देखते हैं तो अब वो बड़ा सा आदमी वहां से गायब हो चुका था। पवन जल्दी से दीपू के पास आता है। पवन कहता है, अरे यार, उस आदमी को देखकर मैं डर गया था। पवन एक बार फिर दीपू का हाथ पकड़कर चलने लगता है। दीपू कहता है, भैया कहाँ जा रहे हो? मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। पवन कहता है, हम इस तरह एक जगह खड़े नहीं रह सकते। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए हम उस रोशनी की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है वहाँ कोई ना कोई गांव होगा, हम उनसे मदद ले लेंगे। ये लोग चलते जाते हैं, तब जाकर रोशनी के थोड़े करीब पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर इन्हें एहसास होता है कि वह कोई गांव नहीं है। चलते चलते पवन के कदम धीमे पड़ जाते हैं और वह रुक जाता है। दीपू भी गौर से उन रोशनियों को देख रहा था। रोशनी गांव में जल रहे लाइटों की नहीं बल्कि शमशान की थी, जहां पर लगभग 10 से 12 जगह आग जल रही थी, जिसकी लपटें किसी घर के मकान से भी ऊंची थीं। पवन के पैर कंपकपाने लगे। वह बोला, दीपू, लगता है हम गलत जगह आ गए। दीपू ने कहा, आप ही लेकर आए थे भैया, हमें तो वहीं सड़क के किनारे किसी दूसरे वाहन का इंतजार करना चाहिए था। ये तो मुझे शमशान घाट लग रहा है। पवन इधर उधर देखता है तो उसे एक बहती नदी नजर आती है, जो ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसमें कई सारे दीपक जल रहे थे। श्मशान घाट में आग तो जल रही थी, लेकिन वह किसी चिता की नहीं थी, बल्कि नॉर्मल आग थी। उसके चारों ओर सफेद चूने से एक लकीर खींची हुई थी। 2-3 जगह बुझी हुई चिता जरूर पड़ी थी। पवन के दिमाग में आता है कि ये शमशान घाट है तो आसपास कोई ना कोई गांव भी जरूर होगा। हमें डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। वह दीपू से कहता है, देखो यह शमशान घाट है, आसपास लोग भी रहते होंगे। हम एक काम करते हैं, शमशान घाट को पार करके चलते हैं, क्योंकि पीछे सुनसान सड़क है। मुझे नहीं लगता वहां से कोई मदद मिल पाएगी। अब जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो यहां से लौटने की बजाय आगे ही बढ़ते हैं। दीपू कहता है, लेकिन भैया सोच समझ लो, ये शमशान है, आज काली रात है, कहीं कोई भूत प्रेत ना हो। पवन भी मन ही मन डर रहा था, लेकिन वह अपने डर पर काबू पाते हुए कहता है, अरे तू घबरा मत, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। हनुमान चालीसा याद है ना? बस वह पढ़ता हुआ आगे बढ़। दीपू को हनुमान चालीसा नहीं आती थी। वह कहता है, भैया मुझे तो याद नहीं है, क्या तुम्हें याद है? तुम ही जोर जोर से पढ़ लो। पवन भी हनुमान चालीसा की 2-4 लाइन ही जानता था,
पवन उन्हीं लाइनों को बार बार दोहरा रहा था और शमशान घाट को पार कर रहा था। इन लोगों ने एक आग के चारों तरफ कुछ सामान देखा, जैसे कांसे का थाल, मिट्टी की हांडी, कांच के गिलास, आईने, तो कुछ मोमबत्ती, दीपक, तेल और अनाज। दीपू ने पूछा, भैया यह क्या है? पवन ने कहा, तू इन सब चीजों की तरफ ध्यान मत दे, चुपचाप आगे की तरफ बढ़। पवन और दीपू उस समय शमशान के बिल्कुल बीचों बीच थे। वहां इन्हें छप्पर नुमा जगह दिखाई दी, मतलब केवल वहां छप्पर पड़ा हुआ था और चारों तरफ से वह खुली हुई जगह थी। बीच में एक आसन रखा हुआ था। उसी समय चलते चलते ऐसा लगा जैसे दीपू के पैरों को किसी ने पकड़कर खींच दिया। वह चलते चलते ही मुंह के बल गिर गया। पवन ने दीपू को तुरंत संभाला। अरे दीपू, क्या हुआ? दीपू बोला, किसी ने मेरे पैर खींचे। पवन ने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बोला, नहीं, यहां कोई नहीं है। दीपू ने कहा, कोई नहीं है, लेकिन यह शमशान है, यहां आत्माएं तो होगी ना? पवन ने कहा, दीपू ये कैसी जाहिलों वाली बात कर रहा है? दीपू भी पवन के चेहरे पर डर साफ देख रहा था, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे के हिम्मत बढ़ा रहे थे। दीपू जब वापस चलने के लिए खड़ा हुआ तो उसके कदम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उसके सीधे पैर में बहुत तेज दर्द उठ रहा था। वह दर्द से कराह उठा। पवन ने पूछा, क्या हुआ, ज्यादा चोट लग गई क्या? दीपू ने कहा, लगता है मोच आ गई है। पवन कहता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। मुझे माल की भी चिंता हो रही है। इस समय हम किससे मदद मांगे? फिलहाल पवन दीपू को उस छप्पर के नीचे ले जाकर बैठ देता है और कहता है, दीपू, मुझे लगता है अब तू चल नहीं पाएगा, इसलिए तू यहीं रुक, मैं देखता हूं कहीं से कोई मदद मिले। दीपू कहता है, भैया मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। पवन कहता है, हिम्मत से काम ले, कुछ नहीं होगा। पवन छप्पर से कुछ ही दूर गया था कि तभी 3 आदमी सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए उस छप्पर के पास आते हैं और उस छप्पर के चारों तरफ सफेद चूना बिखेरने लगते हैं। साथ ही साथ वे कोई मंत्र का जाप कर रहे थे। दीपू उन लोगों को देखकर शांत ही था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसने उन आदमियों से पूछा, कौन हो तुम लोग और यह क्या कर रहे हो? लेकिन वे तीनों आदमी मंत्र पढ़ते हुए सफेद चूना छप्पर के चारों तरफ डाल रहे थे। दीपू को जब गड़बड़ लगी तो उसने पवन को आवाज लगाई, पवन भैया, पवन भैया। पवन ने भी तुरंत पलटकर देखा तो उसे वहां 3 लोग नजर आए। पवन थोड़ा दूर था, इसलिए वह साफ देखा नहीं पाया कि आखिर वे कौन हैं और क्या कर रहे हैं। पवन ने वहीं से आवाज दी, क्या हुआ? दीपू ने चिल्लाकर कहा, जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है, यहां कोई है। पवन कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए पवन तुरंत दीपू की तरफ गया तो उसने वहां पाया कि 3 लोग दीपू के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं और कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। दीपू रोता हुआ बोला, भैया मुझे उठाओ, मुझे यहां से जाना है। पवन ने बिना देरी किए उनमें से एक आदमी को धक्का मारा और कहा, कौन हो तुम लोग और यह क्या कर रहे हो? अपने एक साथी को धक्का खाते देखा एक दूसरा व्यक्ति पवन को पकड़कर जोर से धक्का दे देता है। वे लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ अपना मंत्र जाप कर रहे थे। शायद कुछ बोलने से उनका जाप टूट जाता। पवन को अब और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने उन आदमियों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन वे तीनों आदमी पवन पर ही भारी हो गए। दीपू बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वह पैरों पर जोर नहीं दे पा रहा था। उन तीनों आदमियों ने पवन को छोड़कर जमीन पर पड़ी चिता की राख को उठाकर दीपू के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। दीपू गुस्से में बोला, क्या कर रहे हो ये? दीपू अब किसी बच्चे की भांति घिसट घिसट कर उस छप्पर के नीचे से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक अदृश्य ताकत रोक लेती है। वह ताकत और कोई नहीं थी, बल्कि वह सफेद चूना ही था। वह कोई सीमा रेखा थी। जैसे ही वह उस सफेद रेखा पर आता, तुरंत उसे ऐसा लगता जैसे उसके शरीर पर कांटे चुभ रहे हैं। उसने चिल्लाते हुए कहा, पवन भैया मुझे बचा लो। उधर पवन जमीन पर गिरा हुआ था, उसे थोड़ी बहुत चोट लग गई थी। वह उठकर दीपू के पास आ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक अजीब से व्यक्ति पर पड़ी, जिसका शरीर पूरा राख में सना हुआ था। बाल बहुत बड़े और उलझे हुए थे।
माथे पर केसरिया रंग का तिलक लगा हुआ था। गले में बहुत सारी नरमुंडी की माला पड़ी हुई थी। पवन उस आदमी को देखकर डर गया। वो आदमी एक तांत्रिक था। वह आदमी आते ही उन 3 व्यक्तियों से बोला, तुम लोग जाओ और तैयारी करो। वे तीनों व्यक्ति एक साथ कहते हैं, जी गुरुजी। इसके बाद वे तीनों व्यक्ति वहां से चले जाते हैं, लेकिन वह तांत्रिक दीपू से कहता है, ए बालक, शांत बैठा रह। यहां मैं तुझे अपनी काली शक्तियों के प्रयोग के लिए लाया हूं। तेरे इस चीखने चिल्लाने के कारण मेरे कार्य में विघ्न पड़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो मैं तेरे साथी को तेरे सामने ही मार दूंगा। यह सुनकर दीपू शांत हो जाता है। इसके बाद चारों ओर से उल्लू के बोलने की आवाज आने लगती है। वह तांत्रिक उस चूने के घेरे के अंदर जाता है और दीपू के कपड़े उतारने लगता है। दीपू कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? छोड़ दो मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन दीपू की बातों का उस तांत्रिक पर कोई असर नहीं हो रहा था। पवन, जो कि उस तांत्रिक को देखकर वापस लेट गया था और घायल था, अब वह समझ चुका था कि वह अकेला इन सब का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए उसे यहां से निकलना ही होगा। वह सोच ही रहा था कि इस तांत्रिक की नजरों से यहां से कैसे निकले कि तभी उसके सामने एक पूरे काले रंग का आदमी उस शमशान में आया। ये वही आदमी था जिससे कुछ देर पहले ये टकराए थे। वह आदमी सामान्य से अधिक लंबा चौड़ा था। शायद इंसान नहीं था, कोई पिशाच था। जैसे ही वह छप्पर के पास आया, उसने तांत्रिक के आगे सिर झुकाते हुए कहा, जी गुरुजी, क्या आदेश है मेरे लिए? तांत्रिक ने कहा, कुछ ही देर में हमारी क्रियाविधि पूरी होने वाली है। तुम्हें 3 भ्रूण लेकर आने हैं। यह सुनकर पवन के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी, क्योंकि वह सच में एक पिशाच था, कोई इंसान नहीं था। अब भला किसी औरत के पेट से कोई भ्रूण कैसे निकल सकता है? वो तो किसी भूत प्रेत का ही काम हो सकता है। इसके बाद वह पिशाच वहां से चला जाता है। पवन समझ जाता है कि ये तांत्रिक है और अपने तंत्र मंत्र की क्रिया के लिए दीपू का प्रयोग करेंगे। पवन ये तो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये लोग दीपू का क्या करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे बहुत बुरा करेंगे। पवन अब भी घायल अवस्था में पड़ा था। हालांकि उसके अंदर इतनी जान थी कि वह वहां से भाग सकता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं इस तांत्रिक के वे तीनों आदमी उसे वापस पकड़ न ले। इसलिए पवन वहां से धीरे धीरे खिसकने की कोशिश करता है। जब वो रोशनी से थोड़ा दूर चला जाता है तो खड़ा होकर भागने लगता है। वह बस चारों तरफ यही देख रहा था कि कहीं कोई गांव नजर आए तो लोगों से मदद मांगे। काफी आगे जाने पर पवन को पटाखों की आवाज आने लगती है। वह समझ जाता है कि आसपास लोग रहते हैं। पवन पटाखों की आवाज की दिशा में ही आगे बढ़ा चला जाता है। अंत में उसे एक गांव नजर आता है, लेकिन उसके सामने एक तालाब था। उस तालाब को पार करके ही गांव में जा सकते थे, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा रास्ता था तो पवन उस रास्ते को नहीं जानता था। इसलिए वह उस तालाब को ही पार करने की सोचता है। इधर तांत्रिक के वे तीनों आदमी वापस आ जाते हैं। उनके हाथ में एक काला मुर्गा था और एक लाश थी। वो लाश अधजली थी। शायद ये लोग कहीं से उस लाश को उठाकर लाए थे। उन तीनों आदमियों के हाथ में कोई सामान भी था, जैसे थाली, हंडिया, सिंदूर इत्यादि, और एक बड़ी नरमुंडी। उस नरमुंडी को देखकर दीपू की सांस उसके गले में अटक गई। वो बार बार खुद को छोड़ने की अपील कर रहा था, लेकिन तांत्रिक बहुत स्वार्थी था। तभी वो पिशाच वहां आया और उस चूने की रेखा के अंदर चला गया। दीपू उसके भयानक चेहरे को देख घबरा रहा था। तभी उस पिशाच ने दीपू के हाथ को कसकर नोचा। दीपू के हाथ से खून रिसने लगा और वो दर्द से चीखने लगा। उसने खुद को छोड़ने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन उस पिशाच ने जबरदस्ती दीपू के हाथ को मुंह में भरा और खून चूसने लगा। धीरे धीरे वहां कई काली परछाई आने लगी। दीपू लगभग बेहोशी की हालत में जा रहा था, लेकिन वह अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था। वो देखता है कि काली परछाई उसकी तरफ ही आ रही है। वह एक बार फिर मदद की गुहार लगाता है, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद उन 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति दीपू को उस सफेद घेरे से बाहर ले जाता है। वह कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे कि सफेद घेरा गायब हो जाता है। वहां जो काली परछाइयां थीं,
वह सब की सब दीपू पर चिपक जाती है। तभी उन 3 व्यक्तियों का ध्यान पवन पर जाता है। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, वो लड़का कहाँ गया जो यहाँ था? दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे हाँ, हमने उसका ध्यान तो किया ही नहीं। तभी वह तांत्रिक कहता है, जाने दो, कोई बात नहीं। वैसे भी जब तक वो किसी को यहाँ लेकर आएगा तब तक हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद वह तांत्रिक आसमान में तारों की ओर देखता है। शायद वह समय का पता लगाना चाहता था। जैसे ही दीपू पर वे सारे काले साए चिपकते हैं तो दीपू का शरीर ऐसे हो जाता है जैसे लकवा मार गया हो। उसके हाथ पैर अब पूरी तरह से चलना बंद हो चुके थे। वो केवल बोल पा रहा था, लेकिन उसमें भी वह साफ नहीं बोल पा रहा था। दीपू की हालत देखकर वह तांत्रिक कहता है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हमारी विधि के अनुसार इसे पूरी तरह से बेहोश होना था, लेकिन ये तो अभी भी बोल रहा है। केवल इसके हाथ पैरों ने काम करना बंद किया है। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तांत्रिक का एक शिष्य कहता है, गुरुजी, मुझे लगता है वह टोटके के मटके इसने छुए ही नहीं है। हो सकता है इसके साथी ने छुए हो और हमने गलत इंसान को पकड़ लिया। तभी दूसरा शिष्य कहता है, लेकिन गुरुजी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि यह भी उस मटके के पास खड़ा था। तभी तांत्रिक पूछता है, केवल इसे खड़ा देखा था या फिर और दूसरा लड़का भी खड़ा था? इस पर वह शिष्य शांत हो जाता है। तांत्रिक समझ जाता है कि किसकी बेवकूफी के कारण गड़बड़ हुई है। शिष्यों को यही नहीं पता था कि आखिर वह मटके किसने छुए हैं। तांत्रिक कहता है, शायद उस दूसरे लड़के ने ही मटकों को छुआ था, इसलिए ये सारी आत्माएं इस लड़के पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इसी से ही अपना काम करवाएंगे। उसके बाद ये लोग चिता की लकड़ियों से ही अपने आगे एक अग्निकुंड बनाते हैं और आग जलाते हैं। आग के बराबर में दीपू को लिटा देते हैं। एक एक करके ये लोग तंत्र मंत्र की सामग्री उस आग के चारों तरफ रखते हैं। वह अजीब सा दिखने वाला पिशाच भी वहीं सिर झुकाए खड़ा था, जैसे अपने गुरु के अगले आदेश का इंतजार कर रहा हो। वह पिशाच बार बार दीपू को देखे जा रहा था और खुश हो रहा था। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, बस कुछ देर प्रतीक्षा करो, फिर ये तुम्हारा ही है। शायद दीपू कुछ देर में उस पिशाच का खाना बनने वाला था। इधर ये तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की विधि को शुरू करता है, जिसमें चारों अजीबोगरीब आवाज निकाल रहे थे। कभी मंत्र पढ़ते तो कभी खड़े होकर कूदते। दीपू बेचारा ये सब देख पा रहा था और रो रहा था। वहीं पवन तालाब को पार करके दूसरे ओर पहुंच जाता है। वह गांव के अंदर भी नहीं जाता कि उसे तालाब के किनारे ही एक अघोरी दिखाई देता है। अघोरी को देखकर पवन डर जाता है, क्योंकि उसकी वेशभूषा लगभग उसी तांत्रिक के जैसी थी जिससे बचकर अभी वह निकला था। उस अघोरी को देखते हुए पवन अपने कदम पीछे करने लगता है और उससे छुपने की जगह ढूंढता है। लेकिन तभी उस अघोरी की नजर पवन पर पड़ती है। वह देखता है कि पवन बुरी तरह घबराया हुआ है। वह पवन से पूछता है, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? उस अघोरी की आवाज इतनी डरावनी थी कि पवन कांप जाता है और उछल जाता है। पवन कोई जवाब नहीं देता। वह अघोरी दोबारा पूछता है, पता कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? पवन हकलाते हुए कहता है, मैं पवन हूँ। अघोरी कहता है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? क्या तू जानता नहीं है आज अमावस की रात है? अकेले इधर उधर क्यों टहल रहा है? अपने घर जा। पवन फिर से घबराते हुए कहता है, मैं मुश्किल में हूं। ये सुनकर वो अघोरी अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, मुश्किल? कैसी मुश्किल? पवन अभी भी घबरा रहा था। अघोरी पवन को घबराता हुआ देख समझ जाता है कि जरूर कोई गंभीर मामला है। वह पवन के कंधे पर प्यार से हाथ रखता है और मीठी ध्वनि में कहता है, बेटा घबराओ मत, मुझे बताओ क्या बात है। अघोरी की इस बात पर पवन रोने लगता है और अब तक की सारी कहानी अघोरी को बता देता है। अघोरी समझ जाता है कि यह सब कुछ तांत्रिक कमलदास की हरकत होगी। अघोरी कहता है, क्या उसके साथ उन 3 व्यक्तियों ने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था? पवन कहता है, हाँ, और मैंने उनके साथ एक बहुत बड़े आदमी को भी देखा था जिसका रंग काला था। पता नहीं वो कोई भूत है या इंसान। अघोरी कहता है, वह कोई भूत या इंसान नहीं था,
वह एक पिशाच था। उस पिशाच को कमलदास ने ही अपना गुलाम बनाया है। वो 3 साल से दिवाली की रात कोई साधना सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। इसके लिए वह हर बार किसी व्यक्ति की बलि चढ़ाता है। मुझे लगता है कि कहीं वह तुम्हारे साथी की बलि ना चढ़ा दे। यह सुनकर पवन और ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? अघोरी कहता है, बेटा मैं सच कह रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि अमावस की काली रात होती है? इस रात बुरी शक्तियों का आवाहन करना बहुत आसान होता है। इस रात को काली शक्तियां बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं और ऐसे में यदि कोई अपनी तंत्र साधना करे तो वो पूर्ण होने की सबसे अधिक संभावना होती है। और तुम कमलदास को नहीं जानते, वो इसी गांव का रहने वाला है। उसके इस पागलपन से सभी परेशान हैं। उसने अपनी तंत्र साधना सिद्ध करने के लिए गांव के 2 बच्चों की बलि दी थी। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो गांव वालों को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसे पुलिस के हवाले भी किया गया। लेकिन पता नहीं वो किस प्रकार पुलिस के चंगुल से भी निकल गया और फिर उसने राह चलते लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। तभी पवन को ध्यान आता है कि हाँ, रास्ते में उसे टोने टोटके का सामना मिला था। वह अघोरी से कहता है, हाँ बाबा, मुझे याद है जब मैं ट्रक चला रहा था तब हमें रास्ते में 5 मटके रखे दिखाई दिए थे। उन पर लाल कपड़ा बंधा था। तब मैंने सोचा था कि ये सब कुछ फालतू बातें होती हैं, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मैंने तो उन मटकों को उठा उठा कर फेंक दिया। ये सुनकर अघोरी बहुत आश्चर्य करते हैं और डांटते हुए कहते हैं, हे भगवान, ये तुमने क्या किया? क्या तुमने सच में उन मटकों को छुआ था? पवन कहता है, हाँ, क्योंकि मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता था। इससे पहले भी मैं इस तरह के कई टोने टोटके उठाकर फेंके हैं, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। अघोरी कहता है, यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। बेटा, तुम्हारे साथी को कुछ हो गया तो अवश्य ही वह पिशाच तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मुख्य लक्ष्य तुम हो। तुम्हारे भाग्य में अच्छाई थी, इसलिए तुम बचकर यहां आ गए, लेकिन हमें तुम्हारे साथी दीपू को कुछ भी होने से पहले बचाना होगा, वरना तुम्हें भी खतरा हो सकता है। पवन कहता है, बाबा अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मैं इस समय और किसी से मदद नहीं ले पाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए। अघोरी कहता है, हाँ ठीक है। इसके बाद अघोरी जमीन पर रखे अपने सभी सामान को अपने थैले में रखता है और एक जंगल के रास्ते से शमशान घाट की ओर चला जाता है। जंगल का रास्ता थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन पानी वाले रास्ते से बेहतर था। वहीं दूसरी ओर वो तांत्रिक कमलदास जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था और अग्नि में कुछ ऐसी सामग्री डाल रहा था जिससे फट फट की आवाज आ रही थी। उस आवाज से पूरा शमशान गूंज रहा था। दीपू ने भी अब मदद की कोई उम्मीद छोड़ दी थी। उसे लगा कि पवन तो अपनी जान बचाकर यहां से भाग गया है, अब वह नहीं लौटेगा। लेकिन तभी अघोरी और पवन तेज तेज चलते हुए तांत्रिक कमलदास की ओर आते हैं। अघोरी लगातार किसी मंत्र का जाप कर रहा था। रास्ते में अघोरी ने पवन को एक रक्षा सूत्र धागा दिया था और कहा था कि इस धागे को अपने हाथ से खुलने मत देना। जैसे ही तांत्रिक कमलदास उस अघोरी की आवाज सुनता है, वह समझ जाता है कि अघोरी धनानंद आ चुका है। तांत्रिक एकदम शांत हो जाता है। उसके तीनों शिष्य भी शांत हो जाते हैं। एक शिष्य कहता है, गुरुजी, क्या यह धनानंद की आवाज थी? तांत्रिक कहता है, हाँ, यह हमेशा मेरे काम में विघ्न डालता है, आज मैं इसका भी काम तमाम करूंगा। तभी दूसरा शिष्य कहता है, लेकिन गुरुजी, हमने तो अभी सिद्धि प्राप्त भी नहीं की है, कहीं ऐसा ना हो कि हर साल की तरह इस साल भी हमारा कार्य अधूरा ही रह जाए। तांत्रिक कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम लोग मंत्रों का जाप शुरू करो, उस धनानंद से मैं निपटूंगा। इसके बाद तांत्रिक तो अपनी जगह से उठ जाता है और पिशाच से कहता है, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, तुम्हें उसे यहां आने से रोकना है। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें कष्ट दूंगा। वह पिशाच गुस्से से गुर्राता हुआ उस आवाज की तरफ चला जाता है जहां से अघोरी मंत्र पढ़ते हुए आ रहा था। अपनी ओर एक पिशाच को आता देख अघोरी कुछ देर अपनी जगह खड़े रहता है। वह पवन से कहता है, पवन, तुम मेरे पीछे ही रहना और ये लो मेरा थैला।
यदि मैं कोई सामान मांगू तो मुझे वो सामान निकाल कर दे देना। इसके बाद अघोरी आगे आगे चल रहा था, पवन पीछे पीछे था। अघोरी ने चलते चलते कोई मंत्र पढ़ा और उसके बाद जमीन पर एक बिच्छू जैसी आकृति बन गई। उस आकृति के बनने के बाद दो दिशाओं से दो काले साए आए और आपस में टकराए। जैसे ही वे दो काले साए टकराए तो एक आग का गोला बन गए। वो आग का गोला किसी मानव आकृति के जैसा ही था। सामने से आता हुआ पिशाच उस आकृति को देखकर रुक गया। इसके बाद उस पिशाच के मुंह से अपने आप खून निकलने लगा। अघोरी और पवन धीरे धीरे उस पिशाच की ओर ही बढ़ रहे थे और इन दोनों के आगे चल रहा था वो आग की मानवाकृति। पिशाच गुस्से में भागता हुआ आता है और उस मानव आकृति को पकड़ लेता है। मानव आकृति उस पिशाच के हाथों से ऐसे फिसल जाती है जैसे कोई रेत हो। धीरे धीरे वह पिशाच चिल्लाने लगता है क्योंकि आग की तपिश उसके शरीर पर लग रही थी। वह मानव आकृति उसे चारों ओर से घेर लेती है और उसके चारों तरफ चक्कर लगने लगती है। वह पिशाच कमजोर पड़ जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर अघोरी और पवन जल्दी से उस जगह पहुंचते हैं जहां पर तांत्रिक कमलदास अपनी तांत्रिक क्रिया कर रहा था। अघोरी वहां पहुंचकर कहता है, कमलदास इसे अभी रोक दे। तांत्रिक गुस्से में कहता है, धनानंद मेरे काम के बीच में मत आ, वरना अच्छा नहीं होगा। आज मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत मुश्किल से आज मुझे शिकार मिला है। आज मेरी तंत्र विद्या को पूरा करने दे। इससे पहले कि मैं तुझे नुकसान पहुंचा दूं, तू यहां से चला जा। ये मेरे शिकार हैं। मैंने कभी तेरी विद्या में विघ्न नहीं डाला, इसलिए तू भी यहां से चला जा। अघोरी कहता है, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। तू मासूम की बलि नहीं चढ़ा सकता। अपनी कुछ शक्तियां बढ़ाने के लिए तू ऐसा नहीं कर सकता। तांत्रिक कमलदास कहता है, देख अघोरी, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, चला जा यहां से। यदि मेरी साधना अधूरी रह गई तो मैं तबाही मचा दूंगा। लेकिन अघोरी भी अपनी जिद पर पड़ा हुआ था। वह गुस्से में कहता है, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मैं तुझे इन मासूमों की बलि चढ़ाने नहीं दूंगा। इतना कहकर अघोरी आगे आता है और दीपू को उठाता है, लेकिन तभी तांत्रिक कमलदास अघोरी का हाथ पकड़कर उसे धक्का दे देता है। पवन तुरंत अघोरी को संभालता है। कमलदास पवन की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तू ही लेकर आया है ना इसे। सबसे पहले तुझे मौत के घाट उतारूंगा, फिर तेरे दोस्त को और फिर अघोरी को। तभी अघोरी अपनी शक्तियों से वहां पर 3 आत्माओं को बुलाता है। वह बार बार संस्कृत में कोई मंत्र पढ़ रहा था। उसके मंत्र पढ़ने पर जहां अभी तक शमशान घाट में मौसम थोड़ा सही था, क्योंकि आसपास अग्नि जल रही थी इसलिए गर्मी हो रही थी, लेकिन मंत्र पढ़ने के बाद वहां ठंडी हवाएं चलने लगी। आसमान में बादल छाने लगे। ये देखकर तांत्रिक कमलदास अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वहां पर कुछ काले साइयों को बुलाता है। अब वह ठंडी हवा और भी तेज हो चुकी थी। धीरे धीरे आसमान में धूल भरे बादल बन जाता है जो उनके सिर के बहुत ही पास था। पवन यह सब कुछ देखकर बहुत घबरा रहा था। तांत्रिक के उन तीनों शिष्यों ने मौका देखते ही दीपू को पकड़ लिया था और मंत्रों का जाप किए जा रहे थे। पवन उन तीनों आदमियों से भिड़ जाता है और एक बार फिर उनसे हाथापाई शुरू कर देता है और एक बार फिर वो 3 आदमी पवन पर भारी पड़ जाते हैं। उधर अघोरी धनानंद ने आत्माओं को बुलाया लिया था जिन्होंने तांत्रिक कमलदास को पकड़ लिया था। अब कमलदास का शरीर अकड़ने लगा। इस बीच अघोरी धनानंद भी मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन तभी उस धूल भरे बादल से 3 काली परछाई निकल कर आई और कमलदास के शरीर में समा गई। कमलदास के शरीर को एक तेज झटका लगा और वह ताकतवर हो गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तेज तेज सांसें लेने लगा। कमलदास का ऐसा रूप देखकर अघोरी घनानंद भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शमशान की राख को उठाया, उस पर कुछ मंत्र पढ़े और उस कमलदास के मुंह पर फेंक दी। कमलदास एकदम लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ जाने लगा, लेकिन तुरंत संभल भी गया। कमलदास गुस्से से आया और उसने अघोरी धनानंद की गर्दन पकड़ ली। अब अघोरी धनानंद मुंह से कोई मंत्र बोल भी नहीं पा रहा था। वह कमलदास से थोड़े बुजुर्ग थे, इसलिए शारीरिक तौर पर भी थोड़े कमजोर थे, हालांकि एक सामान्य बुजुर्ग से काफी ज्यादा मजबूत थे।
लेकिन कमलदास के आगे अब वे हारते जा रहे थे। कमलदास पूरी ताकत के साथ अघोरी धनानंद की गर्दन को दबा रहा था। पवन भी अब बेसहारा था। वह धनानंद की आंखों को देख रहा था। तभी धनानंद अपनी हाथों की उंगली से पवन को इशारा किया कि वह कमलदास के शिष्यों के आगे रखी सामग्री को तहस नहस कर दे। वह बार बार अपने हाथ से सामग्री की ओर इशारा करते और फिर गोल घुमा देते हैं। पवन को अघोरी का ये इशारा समझने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आया, उसने तुरंत उन शिष्यों के आगे रखी सामग्री को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। उन चीजों को उसने आग में डाल दिया था, जैसे सिंदूर, हल्दी, हंडिया। पवन ने थाल में रखे सामान को थाल समेत बहुत दूर फेंक दिया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि उस तांत्रिक के शिष्यों को समझ ही नहीं आया कि पवन क्या कर रहा है। पवन को ऐसा करता देख कमलदास भी गुस्से से पवन की तरफ गया और उसे एक ही हाथ से उठाकर शमशान में ही दूर फेंक दिया। पवन एक चीख के साथ बेहोश हो गया। अब वह पिशाच भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब आसमान में धीरे धीरे रोशनी होने लगी थी। कमलदास जैसे ही आसमान में देखता है, वह घबरा जाता है। वह रोने लगता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरी सारी मेहनत, ये क्या हुआ? कमलदास पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। वह अघोरी घनानंद पर गुस्सा करता है और कहता है, तेरी वजह से सब कुछ नष्ट हो गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उससे पहले ही अघोरी धनानंद पास में पड़े बड़े चाकू, जिससे कमलदास दीपू की बलि देने वाला था, उस चाकू को हाथ में उठाते हैं और जल्दी से कमलदास के पेट में घोंप देते हैं। अघोरी धनानंद कई वार करते हैं। अपने गुरु को इस तरह मरता देख उनके शिष्य अघोरी धनानंद को पकड़ लेते हैं। अघोरी धनानंद उन शिष्यों को एक बार में ही गिरा देते हैं। घनानंद के हाथ में चाकू देखकर वे तीनों शिष्य वहां से तुरंत चले जाते हैं और कहते हैं, हम अपने गुरु का बदला जरूर लेंगे। चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अघोरी धनानंद अपने थैले से गंगा जल निकालता है और पवन को पिलाता है। पवन को धीरे धीरे होश आने लगा था। दीपू अभी भी गर्दन से पूरा पैर तक पैरालाइज था। वो भी रो रहा था। अघोरी धनानंद दीपू के पास जाकर उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दीपू अपने हाथ पैर नहीं चला पा रहा था। पवन को भी काफी चोट लगी हुई थी। उसके सारे शरीर में दर्द हो रहा था। पवन की नजर पास में पड़े कमलदास के मृत शरीर पर जाती है, जिसे देखकर पवन को काफी सुकून मिलता है कि अब वह लोग खतरे से बाहर हैं। अघोरी धनानंद पवन से कहता है, बेटा, मैंने तुम्हें मुश्किल से तो निकाल लिया, लेकिन तुम्हारे मित्र को दोबारा खड़ा करना शायद मुश्किल है। इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। हो सकता है कुछ काम बने, लेकिन आत्माओं ने इसके शरीर को अंदर से बिल्कुल खत्म कर दिया है। मुझे नहीं लगता अब ये कभी चल पाएगा। इसके पूरे शरीर को लकवा हो गया है। ये सुनकर पवन को बहुत दुख होता है। वो रोने लगता है, लेकिन अघोरी घनानंद पवन को हिम्मत बंधाते हैं और कहते हैं, सब भगवान की मर्जी है। कुछ गलती तुम्हारी भी थी। तुम्हें इन चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। यदि बड़े बुजुर्ग किसी काम को मना करते हैं तो अवश्य उसके पीछे कोई कारण होता है। हो सकता है तुम मटके को न छूते या अपना रास्ता बदल लेते तो शायद तुम्हारे साथ यह सब कुछ नहीं होता। लेकिन जो भाग्य में होना होता है वह होकर ही रहता है। तुम कुछ देर यही प्रतीक्षा करो, मैं गांव से तुम्हारे लिए मदद भेजता हूं। इसके बाद अघोरी धनानंद वहां से अपने गांव के लिए निकल जाता है। पवन वहां दीपू को देख देख कर रोता रहता है। पवन को लगता है दीपू के इस हाल के पीछे उसका ही हाथ है। अगर वह अपनी बेवकूफ़ी न करता तो शायद आज वह और दीपू इस हाल में नहीं होते। कुछ देर बाद गांव के 4-5 आदमी आते हैं और पवन से उसके ट्रक के बारे में पूछते हैं। इसके बाद गांव वाले पवन और उसके साथी दीपू को उनके ट्रक तक पहुंचा देते हैं। कुछ देर में पुलिस भी आ जाती है, उनके ट्रक को खड़ा करवाती है। दीपू को वहीं के पास के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था और पवन अकेला ही ट्रक लेकर झारखंड चला गया था। जब वह वहां से वापस लौटा तब वह इस इंतजार में था कि शायद दीपू अब ठीक हो गया होगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला था। डॉक्टर ने कह दिया था कि दीपू की नर्व सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है
अब ये शायद कोई करिश्मा ही है कि वह मुंह से बोल पा रहा है। अब ये तो पवन ही जानता था कि करिश्मा है या फिर एक अभिशाप, लेकिन पवन की जिंदगी का वो ऐसा हादसा था जो आज तक भी वो भुला ही नहीं है। दीपू आज भी पवन के घर पर ही रह रहा है। पवन को यही लगता है कि दीपू की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही है। वो दिन है और आज का दिन है। पवन कभी दीपावली की रात घर के अकेले सुनसान रास्ते पर नहीं जाता। साथियों, मुझे पता है कि आप लोग भी दिवाली की रात को अपने घर से बाहर जरूर घूमते होंगे। और देखो, ये त्योहार का समय है तो हमें बाहर घूमना ही चाहिए और अपने यार दोस्तों और फैमिली लोगों से मिलना भी चाहिए। लेकिन इसका भी एक निश्चित टाइम ही होता है। निश्चित टाइम में ही अपने पूरे कार्य को कर लेना चाहिए। रात को 1 बजे के बाद में अकेले सुनसान तो दिवाली की रात को निकलना ही नहीं चाहिए। अब मुझे ये शहरों वाले लोगों का तो पता नहीं कि उनके शहर में क्या होता है या क्या नहीं होता, लेकिन मैं तो गांव में रहता हूं। अगर वहां की कहानी बताऊं तो जब मैं खुद दिवाली की रात को हर साल अपने परिवार के लोगों से, चाचा ताई से मिलने के लिए जाता हूं, तो रात को 10 से 11 बजे के समथिंग ही हमें कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो चौराहों में टोटके करने जाते हैं, या हमारे जैसे गांव में कहा जाता है कि ठेकरी देने जाते हैं। और ये सभी कार्य दिवाली की रात को ही किए जाते हैं और ये मैं खुद अपनी आंखों से होते हुए देखता हूं। तो उस समय हम क्या करते हैं कि उनसे बचने के लिए अपने अपने घरों में चले जाते हैं, और जैसे ही वो लोग चौराहे की ओर जादू टोना करने के लिए आगे निकल जाते हैं, तब हम दोबारा सड़क पर आते हैं और अपना दिवाली का एंजॉयमेंट शुरू करते हैं। लेकिन हम भी अधिकतम 12 बजे तक ही दिवाली का एंजॉयमेंट करते हैं। उसके बाद अपने घरों में आ जाते हैं कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं। खैर, बाकी जैसे आपकी जो मर्जी वैसा कीजिए। मेरा काम था इस स्टोरी को आपको बताना और दिवाली की रात पर होने वाली कुछ जानकारी आपको देना। बाकी आपका मानना या न मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आपको काफी अच्छी लगी होगी, और इस पूरी स्टोरी में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पिछली कुछ स्टोरीज को जिन लोगों ने पूरा सुना है उन्होंने अपने नाम हमें सजेस्ट किए हैं। वो है रामेश्वर यादव महाराष्ट्र, बिट्टू अमृतसर, अशरफ हुसैन, सलीम पीर मोहम्मद राजस्थान, संतोष नेपाल, किरण गोस्वामी, अशोक शर्मा हिसार, मिताली मेहता, जयप्रकाश सोलंकी बीकानेर, धारा सिंह रावत पालवाल, राम प्रकाश महाराजगंज उत्तर प्रदेश, विकास शर्मा जम्मू, जितेंद्र कुमार बिहार। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे एक और नई स्टोरी के साथ बहुत ही जल्द।